वेलकम टू इनकम टैक्स गुरुकुल वंस अगेन। आप गिफ्ट टैक्स के बारे में पढ़ रहे थे, गिफ्ट मिल रहा है तो उसके ऊपर कैसे टैक्सेशन करते हैं। और आपको अभी तक हमने तीन तरह की जो गिफ्ट है, मूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी और कैश, उसके बारे में बेसिकली थ्योरेटिकल जो पार्ट है वो पढ़ लिया था। आज हम उसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को देखेंगे। और तो एक बार वो सब मैं रिवाइज करवा देता हूँ। क्या हमने पढ़ा था, जैसे अगर आपको कोई पैसा कैश देता है, अगर उस कैश की अमाउंट 50,000 से ज्यादा है एग्रीगेट अमाउंट, तो वो टैक्सेबल रहेगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर, अदरवाइज उसको टैक्स नहीं करेंगे अगर 50,000 से कम है तो। इसी तरह मूवेबल प्रॉपर्टी में एग्जांपल है, जैसे मान लो आपको बाइक मिलती है विदाउट कंसिडरेशन, कुछ भी पैसा नहीं दिया, पूरी की पूरी बाइक सामने वाले ने आपको गिफ्ट दे दी। अगर उस बाइक की कीमत 50,000 से ज्यादा है तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर टैक्स हो जाएगी। और इसी तरह विद कंसिडरेशन बट इनएडुकेट कंसिडरेशन, जैसे 1 लाख की बाइक थी और आपने पैसे दिए सिर्फ 50,000, और मान लो कि 30,000 आपने पैसे दिए और 1 लाख की बाइक थी। अब इसके अंदर क्योंकि आपने ये तो नहीं, विदाउट कंसिडरेशन तो नहीं बोल सकते, तो कुछ कंसिडरेशन तो पे किया है 30,000। तो अब इसके अंदर कितना टैक्स करना पड़ेगा, उसके लिए देखना पड़ेगा डिफरेंस ऑफ स्टैंप ड्यूटी, सॉरी, एग्रीगेट डिफरेंस बिटवीन एग्रीगेट फेयर मार्केट वैल्यू एंड ऑफ द एंड द कंसिडरेशन इफ एक्सीड 50,000। तो 1 लाख की बाइक थी, 30,000 आपने दिए, तो टोटल 70,000 का आपको फायदा हो गया। तो फेयर मार्केट वैल्यू कितनी थी, 1 लाख, और डिफरेंस 30 लाख क्या है उसका जो कंसिडरेशन पे, तो 50,000 का डिफरेंस आ गया। कितने का आ गया, सॉरी, 70,000 का डिफरेंस आ गया। तो 70,000 का डिफरेंस 50,000 से ज्यादा है कि नहीं? हाँ, ज्यादा है, तो इसलिए वो 70,000 रुपए क्या होंगे, टैक्सेबल हो गए। अगर मान लो कि 1 लाख की बाइक थी, आपने 80,000 दे दिए मान लो, तो कितने का डिफरेंस आया, 20,000 का। और ये 20,000 का डिफरेंस क्या है, 50,000 से कम है, तो इसलिए कुछ भी टैक्स आपको देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। इसी तरह इमूवेबल प्रॉपर्टी, बस फर्क ये है कि मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर, इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर फेयर मार्केट वैल्यू देखते हैं और इसके अंदर हम स्टैंप ड्यूटी वैल्यू देखते हैं ऑफ द प्रॉपर्टी। ठीक है, चलो। अब इसके बाद एक बात आती है, वो ये कि एप्लीकेबिलिटी, कहाँ पे एप्लीकेबल होगा ये सेक्शन, कहाँ पे गिफ्ट माना भी जाएगा कि नहीं माना जाएगा। तो प्रोविजन ऑफ 52X वुड अप्लाई ओनली इन द स्पेसिफाइड प्रॉपर्टी विच इज इन नेचर ऑफ कैपिटल एसेट। कोई भी रिसिपेंट को अगर कोई कैपिटल एसेट मिला है, कैपिटल एसेट मतलब उसको कैश मिला है, बैंक से पैसा मिला है, उसको बाइक मिली है, स्कूटी मिली है, या फिर उसको कोई प्लॉट मिला है, या फिर रेजिडेंशियल हाउस मिला है, तो मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी मिली है, वो कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में आते हैं। तो उसी के केस में ये सेक्शन एप्लीकेबल होगा। अदरवाइज अगर स्टॉक इन ट्रेड है, रॉ मटेरियल है, और कोई कंज्यूमेबल स्टोर है ऑफ एनी बिजनेस द रिसिपेंट, एक रिसिपेंट है, उसके मान लो कि बुक सेलर है, बुक सेलर है, और उसको ना बुक्स मिली है गिफ्ट में, बुक्स मिली है एज ए गिफ्ट। तो ये क्या गिफ्ट मानेंगे, नहीं मानेंगे, क्योंकि ये बुक सेलर के लिए क्या हो जाएगा गिफ्ट, इसका स्टॉक इन ट्रेड, स्टॉक इन ट्रेड में कंसीडर करेंगे बुक्स को। इसलिए ये कहा गया है कि जो रिसिपेंट है, जिसको गिफ्ट मिल रहा है, अगर उसके लिए वो गिफ्ट, अगर मान लो स्टॉक इन ट्रेड है या फिर रॉ मटेरियल है, कंज्यूमेबल स्टोर्स है, तो उसके अंदर उसको गिफ्ट ये नहीं मानेंगे, तो सेक्शन अप्लीकेबल नहीं होगा। ये तभी अप्लीकेबल होगा जब कैपिटल एसेट हो और उसके गिफ्ट से रिलेटेड ना हो, उसके सॉरी बिजनेस से रिलेटेड ना हो। तो ये हमने डिस्कस कर लिया है। अभी नॉन एप्लीकेबल, अभी तो ये बात कर रहे थे कहाँ कहाँ पे एप्लीकेबल होगा। अब इस हिसाब से तो मान लो कि शादी के अंदर जो भी आया सारा पैसा टैक्स देना पड़ेगा उसके ऊपर। तो शादी के अंदर तो सब लोग मिलके देते तो 50,000 से ज्यादा रुपए भी आ जाए। और जो दहेज में जो पैसा आता है उसके ऊपर भी टैक्स देना पड़ेगा गवर्नमेंट के। अच्छा, बाइक मिली है, गाड़ी मिली है, चलो भाई निकालो, इसमें 30% टैक्स निकालो, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। एक इनकम टैक्स इंस्पेक्टर या इनकम टैक्स ऑफिसर आपकी शादी के टाइम पे जब वो डोरी आती है उसी के टाइम पे लेके बैठ जाएगा कि हाँ आने दो कितना आया है। तो उसके अंदर कुछ रूल्स ये हैं कि फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस वुड बी आउटसाइड द एम्बिट ऑफ सेक्शन। यह एक सर्कमस्टांस, कोई भी रिलेटिव से अगर पैसा मिला है या मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी मिली है, तो वो टैक्स इस सेक्शन की डेफिनेशन में नहीं आएगा। और शादी ब्याह के सीजन पे भी, इंडिविजुअल की शादी, तो इंडिविजुअल लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, लड़की को मिले लड़कों के घर वालों से, और लड़के को मिले लड़की को घर वाले से, तो दोनों ही केसेस में ये टैक्स नहीं माना जाएगा, इस सेक्शन के अंदर नहीं आएगा। और किसी को बाय वे ऑफ विल और इनहेरिटेंस, एक पापा जी, एक पिताजी अपने बेटे को अगर कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हैं, तो मूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी रहेगी। मान लो कि इन्होंने अपनी जमीन उसको अपने बेटे को नाम करा दी बाय विल,
तो उसमें थोड़ी ना आप बोलोगे कि सर कुछ इनकम हो गई आपको। भाई इनकम क्या, वो तो उनकी उसके बेटे का ही पैसा जमीन आने वाली थी, उसके बाप ने बाय वे ऑफ इनहेरिटेंस। आप देखोगे कि जो 3 एग्जांपल मैंने बताए रिलेटिव के, शादी के टाइम पे और बाय वे ऑफ इनहेरिटेंस, इसमें एक चीज आपको समझ में आएगी, सरकार चाहती है कि जो भी जेन्युइन ट्रांजेक्शन है, जो जेन्युइन में गिफ्ट है, जो रियल में गिफ्ट है, उनको हम टैक्स नहीं करने वाले। बट कोई ज्यादा सियाना बन रहा है और अपनी ब्लैक मनी को कन्वर्ट करना चाहता है व्हाइट में, तो वहां पे हम टैक्स करेंगे। तो इसलिए गवर्नमेंट ने वो सब प्रोविजंस बनाए हैं। और फिर दूसरी चीज जो उसके बाद आती है, इन कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ ऑफ पेयर और डोनर एज द केस में भी, कोई भी पेयर जो आपको गिफ्ट दे रहा है या कोई भी डोनर जो डोनेट कर रहा है, कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ का मतलब क्या होता है बेटा, जब उसका अंतिम समय नजदीक होता है। जब मूवी में नहीं दिखा जाता, जब अंतिम समय नजदीक हो गया तो आ जाओ रामू काका, मेरी जमीन के नीचे वहां पे इतना पैसा दबा पड़ा है, अपने पोते को बुला के बोलता है कि ये सब। तो वैसे ही कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ, जब मृत्यु समय नजदीक होता है, तब थोड़ी ना टैक्स प्लानिंग करने की सोचेगा, अपने ब्लैक को व्हाइट करने की सोचेगा। तो उस टाइम पे भी जो पैसा दिया है, चाहे कितना भी पैसा मिला हो, मान लो कि एक मालिक है, बहुत ही रिच आदमी है और उसकी डेथ होने वाली है, और उसने अपने खजाना अपने नौकर को बता दिया और नौकर को कहा कि आप वहां पे जाइए और वो सब 10 करोड़ रुपए हैं वो आपके, आपसे, आपने मेरी बहुत सेवा पानी करी, अब वो 10 करोड़ आपसे। तो क्या डिपार्टमेंट कहेगा भाई लाओ दे दो मुझे, 30% टैक्स दे दो? नहीं, उस केस में नहीं बोल सकता, क्योंकि ये इसके अंडर में आता है। कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ को वो माना नहीं जाएगा, एप्लीकेबिलिटी नहीं होगी सेक्शन 52 सब सेक्शन एक्स की 10 की। इसी तरह कोई भी लोकल अथॉरिटी से भी पैसा मिला, म्यूनसिपैलिटी से अगर कोई सा पैसा मिला, कई बार क्या होता है म्यूनसिपैलिटी पैसे देती है, जैसे मान लो किसी स्टूडेंट का उन्होंने वजीफा दे दिया, कोई स्कॉलरशिप दे दी, तो वो सब चीज भी लोकल अथॉरिटी से जो गवर्नमेंट द्वारा ऑथराइज होते हैं उनमें भी आपको। इसी तरह कोई भी फंड या फाउंडेशन या यूनिवर्सिटी या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट या हॉस्पिटल या फिर मेडिकल इंस्टीट्यूशन और एनी ट्रस्ट इस सेक्शन के अंदर 10 सब सेक्शन 23C के अंदर जो भी इंस्टीट्यूट का मेंशन किया है, और इसी तरह कोई भी ट्रस्ट या इंस्टीट्यूट जो रजिस्टर किया गया है सेक्शन 12A और 12AA और 12AB, ये ट्रस्ट से रिलेटेड होते हैं, जो चैरिटेबल ट्रस्ट होते हैं, वो भी अगर आपको कुछ गिफ्ट देती है तो भी उसमें उसके एम्बिट से 52 सब सेक्शन 2 के एम्बिट से बाहर है। और कोई भी इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी और हॉस्पिटल, वही अलग अलग सेक्शन के अंदर हॉस्पिटल्स की लिस्ट रजिस्टर किए हुए हैं, तो अलग अलग तरह के उन सबसे मिले हुए जो भी बेनिफिट आपको मिला उसके अंदर 52 सब सेक्शन 2 नहीं आएगा, ठीक है, वो उसके एम्बिट में नहीं है। इसी तरह बेटा सीबीटीटी ने भी अपने कुछ नोटिफिकेशन के द्वारा ये प्रोविजन यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होने बताया, कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी बीइंग लैंड और बिल्डिंग और बोथ, वहां पे भी नहीं है। अभी तक तो आप बता रहे थे सर इमूवेबल प्रॉपर्टी तो सब जगह होगा, और ये ऊपर वाले केसेस भी नहीं है, कोई नया केस बता, यहाँ पे तो मान लेते कि भाई ये वाली चीजें हैं तो नहीं एप्लीकेबल होगा, ये पे नहीं एप्लीकेबल होगा ये सब चीजें, बट यहाँ पे तो नई चीज आ गई। तो देखो पूरा पढ़ो एक बार, कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी लैंड बिल्डिंग और बोथ किसी रेजिडेंट को मिलती है एक अनऑथराइज्ड कॉलोनी ऑफ एनसीटी नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, दिल्ली की जो नेशनल कैपिटल टेरिटरी है उसके अंदर एक अनऑथराइज्ड, जैसे बहुत सारी अनऑथराइज्ड कॉलोनी होती है, और उस अनऑथराइज्ड कॉलोनी को गवर्नमेंट टाइम टाइम कई बार क्या होती है अथराइज भी करती रहती है। तो अथराइज करेगी कि मान लो कि एक लेबर आदमी वहां पे रह रहा है और अनऑथराइज तरीके से वहां पे रह रहा है, बट आफ्टर सम टाइम गवर्नमेंट ने उन कॉलोनी को अथराइज कर दिया, अथराइज कर दिया तो उसको क्या मिल गया, इमूवेबल प्रॉपर्टी मिल गया। उसी टाइम पे इनकम टैक्स ऑफिसर बोलेगा अरे भाई आपको तो इमूवेबल प्रॉपर्टी मिल गया, 52 56 का 2 और ये सेक्शन आ गया इम्प्लीमेंट, लाओ टैक्स दे दो। अरे बेचारे के पास रहने के लिए जमीन नहीं थी, वो कैसे टैक्स देगा, नहीं दे सकता। तो इसलिए एक प्रोविजन बनाया गया, और ये वाया नोटिफिकेशन सीबीडीटी ने मेंशन किया कि कोई भी रेजिडेंट जो इमूवेबल अनऑथराइज्ड कॉलोनी के उसके हाथ है, तो कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट अपने ऑफिशियल गजट में ऐसी ट्रांजेक्शन को जहां पे इमूवेबल प्रॉपर्टी हो वहां को उनको अथराइज कर सकती है कि ये सब ट्रांजेक्शन्स को आप इस सेक्शन के अंदर नहीं लेंगे, ठीक है। इसी तरह रेजिडेंट का मतलब, अब हर चीज को उन्होंने पूरे अच्छे से समझाया, तो रेजिडेंट का मतलब क्या है, जिसके पास फिजिकल पोजीशन हो प्रॉपर्टी की ऑन द बेसिस ऑफ ए सेल डीड और अदर डॉक्यूमेंट इंक्लूडिंग डॉक्यूमेंट्स एविडेंसिंग पेमेंट ऑफ कंसिडर्स। तो क्या होता है ना, जो अनऑथराइज्ड कॉलोनी रहती है ना, वहां पे भी आपको फ्री में नहीं मिल जाता कि जाके आप रह लो भाई लेबर है, तो वहां पे भी आपने कुछ ना कुछ किसी न किसी बाहुबली को या किसी को कुछ पैसे तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट आपको रहेगा ही रहेगा। तो कोई भी पेमेंट आपने की है उस कंसिडरेशन की इन रिस्पेक्ट, अगर कुछ भी पैसा आप दिया अनऑथराइज्ड कॉलोनी में भी, इंक्लूड द लीगल हेयर्स बट डज नॉट, तो उसके अंदर जो आदमी रह रहा है ना उसके लीगल हेयर्स को भी इंक्लूड किया जाएगा, जैसे किसी के दादा परदादा ने पैसे दिए थे उसको भी, बट
टेनेंट को, लाइसेंसी को, परमिसिव यूजर को, उनको इंक्लूड नहीं किया जाएगा, उनको मालिकाना हक नहीं जाएगा, और उनको अगर ऐसा मिलता है, प्रॉपर्टी मिलता है, तो उनके ऊपर टैक्स लगेगा। ठीक है। अनऑथराइज्ड कॉलोनी का बारे में बताया कि कॉलोनी ऑफ डेवलपमेंट कंप्राइजिंग ऑफ कंटिग्यूअस एरिया वेयर नो परमिशन हैज बीन ऑब्टेन्ड फॉर अप्रूवल ऑफ लेआउट प्लान, बिल्डिंग प्लान हैज बीन आइडेंटिफाइड फॉर रेगुलराइजेशन। रेगुलराइज करना हो तब ये सिचुएशन अराइज होती है, तो उस केस में इस सेक्शन को इंप्लीमेंट नहीं हो। कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी, अच्छा वो तो मूवेबल प्रॉपर्टी बढ़ा था, तो मूवेबल प्रॉपर्टी में क्या है, मूवेबल प्रॉपर्टी में कोई भी अनकोटेड शेयर ऑफ ए कंपनी और सब्सिडरी ऑफ सच सब्सिडरी अगर किसी शेयर होल्डर को मिलते हैं, जहां पे ट्रिब्यूनल ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को क्या कर दिया, सस्पेंड कर दिया, और शेयर ऑफ कंपनी सब्सिडरी ऑफ सच हैज बीन परस्यूंट रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव्ड बाय ट्रिब्यूनल के अंदर वो गई हुई कंपनी और रेजोल्यूशन प्लान को अप्रूव हुआ, और उस टाइम पे शेयर होल्डर को भी अनकोटेड शेयर्स मिलते हैं, तो भी उसको शेयर्स को आप मूवेबल प्रॉपर्टी मान के ये नहीं कहोगे कि आपको टैक्स देना पड़ेगा, डिपार्टमेंट टैक्स उनसे नहीं मांग सकता। तो ये चीजों को आपको ध्यान में रखना चाहिए। फिर उसके बाद एक रिकंस्ट्रक्टेड बैंक, आपको थोड़े दिन पहले पता होगा कि एक क्राइसिस आया था यस बैंक के अंदर, यस बैंक डूब ही गया था, तो बिल्कुल ही सब उसके जो डिपॉजिटर्स थे उन्होंने पैसा निकालना शुरू कर दिया था और यस बैंक ऑलमोस्ट डूब गया था। तो उसको बचा लिया, किसने बचा लिया, एसबीआई ने। यस बैंक को किसने बचा लिया था, एसबीआई ने। तो उस टाइम पे भी जो इक्विटी शेयर्स मिले, मूवेबल प्रॉपर्टी बीइंग इक्विटी शेयर द रिकंस्ट्रक्टेड बैंक, यस बैंक के जो शेयर्स थे उसके लिए भी गवर्नमेंट ने प्रोविजन निकाला कि जो भी शेयर अलॉट होते हैं वो इस प्रोविजन के अंदर नहीं आएगा। ठीक है। एनी मूवेबल प्रॉपर्टी सेंट्रल गवर्नमेंट से या स्टेट गवर्नमेंट से किसी भी आदमी को, इट शुड बी रिसीव्ड फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट अंडर स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट। गवर्नमेंट स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट करते रहती है। जैसे अभी थोड़ा स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब ये होता है कि थोड़े दिन पहले गवर्नमेंट ने जो भी गवर्नमेंट कंपनीज है जो लॉस में चल रही है, घाटे में चल रही है, तो उनके एसेट्स को उस कंपनी को बेच देती है। जैसे कि इसका जीता जागता उदाहरण अभी एयर इंडिया जो टाटा ग्रुप ने परचेज कर लिया, तो उस टाइम पे भी जो भी डिस्ट्रीब्यूशन हो शेयर्स या प्रॉपर्टी का, तो उसको भी इस सेक्शन के अंदर छूट दी जाती है। ठीक है। अब बात करते हैं कैपिटल एसेट की। कैपिटल एसेट, जबकि हमने कैपिटल गेन जब हम पढ़ रहे थे कैपिटल गेन चैप्टर, कैपिटल गेन चैप्टर के अंदर सबसे पहले यही बात की थी कि देयर शुड बी सम कैपिटल एसेट, और कैपिटल एसेट कौन कौन सा होता है उसकी हमें डेफिनेशन पढ़ी थी, और कैपिटल एसेट के बाद हमने ये भी पढ़ा था कौन सा नहीं होता कैपिटल एसेट। तो नहीं होता के बाद हमें ये पता चला था कि कैपिटल एसेट के अंदर मूवेबल प्रॉपर्टी आती है, लैंड बिल्डिंग होता है, शेयर्स आते हैं, ज्वेलरी आते हैं, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर एंड आर्ट ऑफ वर्क, यानी वर्क ऑफ आर्ट और बुलियन, ये सब कैपिटल एसेट की डेफिनेशन के अंदर आते हैं, और इनको अगर कोई ट्रांसफर कर रहा है तो वहां पे कैपिटल गेन अराइज होता है। तो ये तो ट्रांसफरर की बात होगी, लेकिन रिसीवर के केस में तो अगर वो विदाउट कंसिडरेशन के अगर किसी को ज्वेलरी या ड्राइंग दे दी, किसी को एमएफ ऑफिशियल की कोई पेंटिंग मिल गई, तो उसको जिसको मिली है, जो रिसीवर है जिसको गिफ्ट मिला है, तो उस जो देने वाला है उसके ऊपर तो कैपिटल गेन आएगा, बट जो रिसीवर है उसके ऊपर तो क्या आएगा 52 56 2, और ये लगेगी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज कंसीडर कर लीजिए। होप करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अब हमने एक ये पढ़ा था कि कौन सी आइटम को हम एप्लीकेबल नहीं माना जाएगा, उसमें बात आती है रिलेटिव की। अब सबसे पहले दिमाग में रिलेटिव किसको मानेंगे, तो इसके बारे में पूरा डिटेल में पढ़ने से पहले इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, उससे पहले क्वेश्चन कर लेते हैं, उससे थोड़ा सा ना चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, चलो भाई क्वेश्चन कर लेते हैं। तो मिस्टर ए है, ध्यान रखना जिसकी बात कर रहे हैं, ये डीलर है शेयर्स में, शेयर्स का डीलिंग करता है, उसका काम करता है। फॉलोइंग कंसिडरेशन मिली फॉर द प्रीवियस ईयर, कौन सा प्रीवियस ईयर था बेटा, फॉर द प्रीवियस ईयर 21-22 के अंदर, फ्रॉम हिज फ्रेंड मिस्टर बी से उसको कैश गिफ्ट मिला ऑफ 75,000 ऑन हिज एनिवर्सरी। तो 15 अप्रैल 2021, तो इसी के अंदर आ गए, सेम प्रीवियस ईयर के अंदर ये डेट होल्ड करती है। कैश गिफ्ट मिला, और कैश गिफ्ट कहां तक एग्जाम्प्ट रहता है, 50,000 तक, लेकिन यहाँ पे कितना मिला, 75,000 रुपए। तो इसका हम पूरा क्वेश्चन पढ़ने के बजाय हम पहली लाइन पढ़ी है, दूसरी लाइन पढ़ी, उसके बाद लास्ट में देख लेते हैं क्या लिखा है। कंप्यूट द इनकम ऑफ मिस्टर ए चार्जेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज एंड कैपिटल गेन के अंदर कौन सी इनकम चार्ज होती है वो कंप्यूट करते हैं फॉर द असेसमेंट ईयर 22-24। तो पहले मुझे इनकम बताओ, जो कैश गिफ्ट में 75,000 तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आएगी, क्योंकि कैश मिला 50,000 से ज्यादा, तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, ये टैक्सेबल होगा। तो यहाँ पे कितना लिख देता हूं मैं, 75,000 रुपए। ठीक है, कैश गिफ्ट इज टैक्सेबल अंडर दिस सिंस इट एक्सीड 50,000। समझ में आ गया।
दूसरी बात, बुलियन, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था बुलियन भी एक कैपिटल एसेट है, और कैपिटल एसेट उसको गिफ्ट में मिला है मिस्टर बी से, जिसकी फेयर मार्केट वैल्यू, जबकि मूवेबल प्रॉपर्टी थी बुलियन, उस फेयर मार्केट वैल्यू कितनी है 60,000। आपको पता है अगर फेयर मार्केट वैल्यू 50,000 से ज्यादा है तो उसको गिफ्ट मान लिया जाएगा और एप्लीकेबल हो जाएगा सेक्शन। कब मिला है? 19 जून 2021, तो प्रीवियस ईयर 21-22 के अंदर ही आता है। तो यहाँ पे कितना टैक्स हुआ? बुलियन इज रिसीव्ड विदाउट कंसिडरेशन, कोई कंसिडरेशन पे नहीं की गई, तो पूरा का पूरा 60,000 रुपए क्या हो जाता टैक्स। अगर यहाँ पे 5,000 रुपए कंसिडरेशन पे कर दी होती तो हम कितना टैक्सेबल करते वहां पे 55,000। ठीक। ए प्लॉट ऑफ लैंड फरीदाबाद में, लो भाई इतना अच्छा दोस्त है बताओ, उसको एक प्लॉट भी दिया है जिसकी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू कितनी है? 5 लाख है ऑन दैट डेट। कौन सी डेट को? 1 जुलाई को, जिसकी स्टैंप ड्यूटी कितनी है? 5 लाख। मिस्टर बी हैड परचेज द लैंड इन अप्रैल 2009, अप्रैल 2000 में उसने परचेज किया था, उसने परचेज किया था, उसके ऊपर हम बी के ऊपर कैलकुलेट नहीं कर रहे। आपको पता है हम बी के ऊपर टैक्स कैलकुलेट हम किसके ऊपर कर रहे हैं? मिस्टर ए के ऊपर। तो ए को तो मिला यार, उसके लिए कितने का मिला? 5 लाख का मिला, और कोई रुपया उसने नहीं दिया। तो इसका मतलब ये हो गया कि पूरी की पूरी 5 लाख रुपए, पूरी की पूरी 5 लाख रुपए क्या होगा? उसके ऊपर टैक्सेबल होगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की। अब तीसरे, अब हम अगले की बात करते हैं। मिस्टर ए, ये देखो भाई मिस्टर ए ने परचेज की मिस्टर सी से, चलो बी का तो काम हो गया, अब सी की बात कर रहे हैं। मिस्टर सी से परचेज किया, हु इज आल्सो डीलर इन शेयर, ये भी भाई डीलर है शेयर में, और मैंने यहाँ पे बताया था ए भी क्या है? डीलर इन शेयर। दोनों का धंधा मैच हो गया, और यहाँ से परचेज किया मिस्टर सी से 1,000 शेयर परचेज करे, और एक्स लिमिटेड कंपनी, ठीक है, 400 के हिसाब से। कब? 19 जून को शेयर करे। और आपको मैंने बताया था जब भी कोई उसका स्टॉक इन ट्रेड या फिर रॉ मटेरियल या कंज्यूमेबल हो तो वो 52 और उसका 56 उसका 2 सबसेक्शन एप्लीकेबल नहीं होता। तो सेम केस यहाँ पे, क्योंकि मिस्टर ए का जो वो डीलर ऑफ शेयर है उसने शेयर से परचेज करे, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ सच शेयर फॉर ₹600। भाई 400 रुपए में 600 रुपए का एक शेयर 400 रुपए में खरीद लिए, एंड मिस्टर ए सोल्ड दिस शेयर इन द कोर्स ऑफ बिजनेस ऑन 3 जून, उसने सेल भी कर दिया। सेल कितने का किया हमें नहीं पता, अगर सेल का पता चलता तो हमें कैपिटल कैपिटल गेन नहीं, ये तो इसका क्या है? बिजनेस, तो बिजनेस इनकम का पता चल जाता। वो सब दिया नहीं तो हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे, बट यहाँ पे इसको फायदा तो हुआ है। कितने का फायदा हुआ? 600 रुपए की चीज है, 600 रुपए का एक शेयर 400 रुपए के हिसाब से कर लिया तो 200 रुपए का फायदा हो गया, और 200 रुपए का फायदा हो गया कितने पर? एक शेयर पर। और ऐसे कितने शेयर खरीदे थे? 1,000। तो लगभग कितने का फायदा हो गया? 2 लाख, लगभग क्या 2 लाख रुपए का ही फायदा हुआ। लेकिन उसमें सेक्शन 52 आएगा क्या? नहीं आएगा, 52 तो नहीं आएगा। तो फिर अब क्या करें? तो डिफरेंस ऑफ 2 लाख इन द शेयर ऑफ एक्स परचेज फॉर मिस्टर सी इज नॉट टैक्सेबल, इट रिप्रेजेंट द स्टॉक इन ट्रेड। तो टैक्सेबल नहीं होगा ये उसकी बिजनेस इनकम में आएगा। और देखो बेटा, इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी बिजनेस, यहाँ पे बिजनेस इनकम मतलब उसको नहीं टैक्स किया इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर। तो जब कल को ये बेचेगा, मान लो इसने 700 रुपए में बेच दिए, तो ये जो टैक्स 700 रुपए पर शेयर के हिसाब से बेच दिया, तो उसको जो बिजनेस का फायदा हुआ वो यहाँ से कैलकुलेट नहीं होगा। 100 रुपए का फायदा नहीं, वो यहाँ से कैलकुलेट होगा 300 रुपए का फायदा। तो गवर्नमेंट इस ट्रांजेक्शन पे पीजीबीपी के अंदर क्या करेगी? टैक्स लगाएगी। पीजीबीपी ना छोड़ना कुछ नहीं है, आप ये मत समझ लेना कि ये छोड़ दिया बच गया टैक्स, इसमें तो चलो इसका रॉ मटेरियल है तो बच गया, नहीं, यहाँ पे टैक्स लगेगा अंडर पीजीबीपी। तो हमें पीजीबीपी का डेटा पूरा दिया नहीं है तो हम पीजीबीपी निकालेंगे नहीं। तो जो डिफरेंस ऑफ 2 लाख है उसको हम इसके अंदर वो टैक्सेबल नहीं होगा इस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर। कौन सा सेक्शन? इस सेक्शन के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो गया बेटा? नील हो गया। चलो उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट में क्या है? 1 नवंबर 2021 को, ध्यान से देखना, 1 नवंबर 2021 को मिस्टर ए ने एक पोजीशन ले ली एक प्रॉपर्टी की, जो उसने 2 साल पहले बुक करी थी। कितने की? 20 लाख रुपए की। 20 लाख रुपए की प्रॉपर्टी बुक करी थी उसने 2 साल पहले। द स्टैंप ड्यूटी वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी ऑन 1 नवंबर, जिस दिन पोजीशन ली है ना उस दिन की बात कर रहे हैं, मतलब जिस दिन रजिस्ट्रेशन हुआ। देखो दो चीजें होती है, तो पहले एग्रीमेंट करते हैं, एग्रीमेंट करके हम ये कहते हैं भाई इतने में बात डन हो गई और ये प्रॉपर्टी आप डेवलप कर दो हम ले लेंगे। बात डन हो गई, एग्रीमेंट हो गया। अब उसके बाद जब प्रॉपर्टी वापस में आपको उसकी पोजीशन देने वाला कि भाई तैयार हो गई, उस टाइम कर डीड होता है, रजिस्ट्रेशन होता है। तो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे ही उसकी जो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू थी
रजिस्ट्रेशन के टाइम पे वो कितनी है, 32 लाख। यानी कि 32 लाख की स्टैंप ड्यूटी की वैल्यू जो गवर्नमेंट रेट डिसाइड करती है, उसकी वैल्यू 20 लाख रुपए में खरीद ली। मतलब बहुत सी इनएडिकेट कंसिडरेशन हो गई। चलो अभी थोड़ा सा एक ट्विस्ट और भी बाकी है। वो जो डेट ऑफ बुकिंग, जिस डेट पे उसने बुक किया था ना, तो सेम प्रॉपर्टी की स्टैंप ड्यूटी वैल्यू कितनी थी, 23 लाख की। अब बड़ा कंफ्यूजन हो गया। वो बंदा कहेगा कि सर आपने 32 लाख रुपए क्यों ले रहे हो, आप 23 लाख रुपए ले लो ना, क्योंकि जब मैंने बुक करा था उस टाइम पे तो क्या थी इसकी वैल्यू, 23 लाख थी। अब बढ़ गया, उसने मुझे पोजीशन नहीं दी तो मेरी क्या गलती है। अच्छा ठीक है, ये बात तो सही है। तो उसके लिए हम देखेंगे कि क्या उसने कुछ एडवांस पेमेंट करी थी। चलो भाई, ही हैड पेड 1 लाख रुपीज, 1 लाख रुपए की पेमेंट करी थी। कब पे करी थी, ऑन द डेट ऑफ बुकिंग। डेट ऑफ बुकिंग मतलब बुकिंग के टाइम पे। और बुकिंग के टाइम पे कितनी थी, और हमें पता है, कल ही हमने वीडियो में देखा था, कल ही अपने लेक्चर में पढ़ाया था, कि कोई भी डेट ऑफ बुकिंग के टाइम पे अगर उसने कुछ एडवांस पेमेंट करी है, वो भी अकाउंट पे चेक से, अकाउंट पे चेक से, या फिर जो से इलेक्ट्रॉनिक मीडियम है जो मेंशन किए गए थे, कल हमने पढ़ा था उनके बारे में, उस टाइम पे अगर कुछ एडवांस पेमेंट करी गई है, तो जो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू है, हम स्टैंप ड्यूटी वैल्यू किसको लेंगे, डेट ऑफ बुकिंग की वैल्यू को स्टैंप ड्यूटी वैल्यू लेंगे, ना कि स्टैंप ड्यूटी वैल्यू डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन को, 32 लाख को हम नहीं लेंगे। हम किसको लेंगे, 23 लाख को। ठीक है, तो अभी ये बात समझ में आ गई कि 32 लाख को तो नहीं देगा, 23 लाख, तो 20 लाख, 23 लाख की प्रॉपर्टी 20 लाख में खरीदी। यार यहाँ पे भी तो इनएडिक्वेट कंसिडरेशन हो गया ना, 3 लाख का तो सस्ता ले गया है, और इतना तो होना चाहिए। गवर्नमेंट ने खुद बोला है कि भाई 23 लाख का रेट है, इसका मतलब है कि कुछ पार्ट तो उसने कैश में दिया होगा। अभी वो तो पता नहीं है, तो हम एजम्पशन कर रहे हैं। चलो आगे पढ़ लेते हैं। 1 लाख रुपए उसने उस पर दिए थे भाई, वो पता चल गया। अब 1 मार्च 2022 को ही सोल्ड द, अच्छा ये अलग चीज आ गई, जो फरीदाबाद में जो प्लॉट था ना, उसकी बात आ गई यहाँ पे, जो यहाँ की बात करते इतने। तो इसके लिए कि ये टैक्सेबल होगी कि नहीं होगी, तो हमने दो चीजें देखनी होती है। एक तो 50,000 का डिफरेंस होना चाहिए, या फिर इनके बीच में 10% से ज्यादा का डिफरेंस होना चाहिए। क्या 20 लाख और 23 लाख में कितने का डिफरेंस है, 3 लाख का। 3 लाख का डिफरेंस है भाई, तो क्या 50,000 से ज्यादा है, ज्यादा है। तो ये पहले वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी। दूसरी कंडीशन क्या है, कि 20 लाख और 23 लाख में 20 लाख का 10% कितना होगा बेटा, 20 लाख का 10% होगा 2 लाख। तो क्या ये जो अमाउंट, डिफरेंस अमाउंट इस 2 लाख से ज्यादा है, ज्यादा है, ओब्वियसली 1 लाख रुपए ज्यादा है। तो इसका मतलब ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। तो इनके अंदर इनकम टैक्सेबल होगी, और टैक्सेबल होगी कितने रुपए होगी, कितने का फायदा हो गया उसको, 3 लाख का। तो पूरे के पूरे 3 लाख का क्या होगा, फायदा। वही चीज यहाँ पे बताई गई है कि डिफरेंस बिटवीन द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑन द डेट ऑफ बुकिंग and the actual consideration of 20 lakh paid is taxable under this section since the difference exceeds 3 lakh being the higher of 50,000 or 10% of consideration। तो यहाँ पे कितने का होगा बेटा, 3 लाख का इनकम मान लेंगे। तो इस हिसाब से इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की बात करें तो 3 लाख का फायदा, तो ये इनको जोड़ देते हैं, 5 लाख, 8 लाख, 8,75,000 और 8,35,000 रुपए कुछ आएगा, आप देख लेना। 8,35,000, 5 और 3 8, 8 सॉरी 9,35,000, देख लेना कैलकुलेशन को जोड़ना, 9,35,000 रुपए इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की बात। अब हम बात कर रहे हैं, उसने गिफ्ट में एक चीज और ऐड कर दी, कि जो प्लॉट मिला था उसने गिफ्ट में 5 लाख का, अब वो प्लॉट फरीदाबाद वाला बेच दिया भाई साहब ने उसी साल के अंदर। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ही होगा। और सोल्ड द प्लॉट कितने का, 7 लाख का। तो भाई देखा जाए तो सेल कंसिडरेशन कितनी है, 7 लाख रुपए। ठीक है, और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी थी, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी थी, क्योंकि हमने इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में उसको टैक्स कर लिया, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितने मानेंगे हम, 5 लाख रुपए। वैसे तो उसे फ्री में मिला था, लेकिन हमें कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को कितना मान लेंगे, 5 लाख रुपए, जो उसका प्रीवियस ओनर का जो वो था। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन यहाँ पे कितना आएगा बेटा, 2 लाख रुपए। तो 2 लाख रुपए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आएगा। तो कैपिटल गेन की वैल्यू आ जाएगी 2 लाख रुपए, और इसकी वैल्यू है 9,35,000 रुपए। होप करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा यहाँ तक। इसमें कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। और आगे हम जो कल का वीडियो होने वाला है वो भी इंटरेस्टिंग होने वाला है। उसके अंदर हम पढ़ेंगे रिलेटिव्स के बारे में, पूरा डिटेल में कौन कौन रिलेटिव है उसके ऊपर हम क्वेश्चन भी करेंगे। होप करता हूँ आपको समझ में आया। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना जरूर जरूर कर देना लाइक बेटा, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच गाइज।